ताकत हमारी जीवटता है, हमारी ताकत हमारी एकजुटता है, हमारी प्राण शक्ति राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना है। ये समय है साझा स्वप्न देखने का, ये समय है साझा संकल्प करने का, ये समय है साझा प्रयत्न करने का और यही समय है हम विजय की ओर बढ़ चले। और इसलिए मैं फिर कहता हूं, यही समय है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि कृपया प्रदेश की जनता के नाम संदेश वाचन का कष्ट करें। भारत के 75वें अपने महान पुरखों का खून उबलने लगता है और उनके त्याग के बारे में सोचकर आंखें नम हो जाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ ही एक बार फिर हजारों चेहरे नजरों के सामने आने लगते हैं। शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई,
वीरांगना अवंतीबाई लोधी, लाल बाल पाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नामों का एक कारवां बनता चला जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के वीर गुंडाधूर पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, क्रांति कुमार, बैरिस्टर छेदीलाल, लोचन प्रसाद पांडे, यति यतनलाल, मिनी माता, डॉक्टर राधाबाई, पंडित वामन राव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, अनंत राम बरछिया, मौलाना अब्दुल रऊफ खान, हनुमान सिंह, रोहिणीबाई परगनिया, केकतीबाई बघेल, श्रीमती बेलाबाई जैसे अनेक क्रांतिवीरों और मनीषियों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज मैं एक बार फिर इन सभी को सादर नमन करता हूं। भारत में सामाजिक सौहार्द, नागरिकों के बीच एकता और देश की अखंडता को बचाए रखने के लिए भी अनेक सपूतों ने कुर्बानी दी। उत्तर प्रदेश में गणेश शंकर विद्यार्थी शहीद हुए थे। उन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों के लिए महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी शहीद हुए। शहादत की यह परंपरा इतनी विस्तृत है कि हर प्रदेश में ऐसी हस्तियों की यादें समाई हुई है जिन्हें सिर्फ आज के दिन ही नहीं बल्कि हर दिन याद करने और उनके बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। देश की सीमाओं की चौकसी करने वाले सैनिकों और देश के भीतर सुरक्षा बलों में काम कर रहे लाखों जवानों को भी नमन करता हूं। मोर्चे पर जिनकी मौजूदगी से हम सुरक्षित महसूस करते हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा पड़ाव है जहां पर खड़े होकर हमें अपनी विरासत पर गर्व भी होता है और जिसके आगे नवा भारत गढ़ने की जिम्मेदारी भी हमें उठानी है। मुझे खुशी है कि अपनी धरोहर का सम्मान करते हुए हमने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का जो अभियान पौने 3 वर्ष पहले शुरू किया था, उसका असर न सिर्फ हमारे प्रदेश में दिख रहा है बल्कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के हमारे प्रयासों ने पूरे देश में एक नई उम्मीद जगाई है। मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है, विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल वास्तव में आज़ादी के दीवानों के सपनों को साकार कर रहा है। विकास की हमारी समझ उन मानवीय मूल्यों से प्रेरित है जो आज़ादी के आंदोलन की बुनियाद थे। आइए एक बार फिर याद करें हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अमर वचन। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने कहा था, हिंसक तरीकों से हमेशा हिंसक आज़ादी ही मिलेगी और यह भारत तथा दुनिया के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगी। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था, हमारे व्यक्तियों को कुचलकर वे हमारे विचारों को नहीं मार सकते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, हमारे बलिदान और मेहनत से जो स्वतंत्रता मिलती है उसे हम अपने सामर्थ्य से बचाकर रख सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए जहां से अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का जन्म होता है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, आजादी की रक्षा करने केवल सैनिकों का ही काम नहीं बल्कि पूरे देश को मजबूत होना होगा। और प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पहले भाषण में कहा था, जब तक लोगों के आंखों में आंसू है तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं, हमारे पुरखों और महान नेताओं के संदेश में इतनी ताकत थी, उसने हमारे देश के संस्कार गढ़े गए।
उन्हीं संस्कारों के बदौलत हम नवा छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं। सत्य, अहिंसा, शांति, करुणा, संवेदनशीलता, गरीबों को आंसू पोंछना और कमजोर तबकों को शक्ति देना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद यह सुअवसर मिला था कि राज्य के हर हिस्से में विकास के असंतुलन को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन विडंबना है कि इस दिशा में सही सोच के साथ सही प्रयास नहीं किए गए। हमने देखा ग्रामीण और वन क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों के उपयोग और स्थानीय लोगों की भागीदारी से इस अंचलों में तेजी से विकास किया जा सकता है, जिससे गांव और शहरों के बीच बन गई गहरी खाई को पाटा जा सके। यह भी एक विडंबना ही रही वन अधिकार अधिमान्यता पत्र वितरण से आदिवासी और परंपरागत वन निवासी समुदायों को जमीन का जो अधिकार मिल सकता था वह भी सही ढंग से नहीं दिया गया। हमने न्याय की शुरुआत इसी मुद्दे से की। आज मुझे यह कहते हुए खुशी है, हमने मात्र 3.25 वर्षों में एक और जहां निरस्त दावों की समीक्षा करके बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र दिए, वहीं दूसरी ओर 44,000 से अधिक सामुदायिक और 2,500 से अधिक सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र दिए हैं। इतना ही नहीं, नगरीय क्षेत्र में भी वन अधिकार पत्र देने वाला अग्रणी राज्य हमारा छत्तीसगढ़ बन गया है। लोहानीगुड़ा के बाद स्थानीय लोगों को अपनी जमीन का हक दिलाने की यह एक बड़ी मिसाल है। इतना ही नहीं, अब वन अधिकार की जमीनों पर धान उपजाने या वृक्ष लगाने वाले लोगों को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना से जोड़ा गया है। आदिवासी और वन आश्रित परिवारों के जीवन यापन का सबसे बड़ा सहारा वनोपज है, लेकिन पहले तेंदुपत्ता संग्राहकों को मात्र 2,500 रुपये प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक दिया जाता था, जिसे हमने बढ़ाकर 4,000 रुपये किया। पहले मात्र 7 लघु अनुपजों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता था। हमने 52 लघु अनुपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की। इनमें से 17 उपजों की दर हमने बढ़ाई। इस तरह से 500 करोड़ से अधिक सालाना अतिरिक्त आमदनी हमारे आदिवासी एवं वन आश्रित परिवारों को प्राप्त हो रही है। भारत सरकार द्वारा की गई विस्तृत समीक्षा के हवाले से मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ ने बीते 2 वर्षों में 1,173 करोड़ रुपए की लघु अनुपज खरीदी है, जो कि देश के कुल खरीदी का 74% है। भारत सरकार ने वन धन तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की तो पाया कि छत्तीसगढ़ 10 मापदंडों में देश में अग्रणी है। इतना नहीं, 15 महिला स्व सहायता समूहों को भी वनोपज के कामकाज में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत किया गया है। हम जिस बदलाव की बात करते थे उसकी तस्दीक अब राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, जिसके लिए मैं वन क्षेत्र में रहने वाले सभी भाई बहनों, स्व सहायता समूह से जुड़े महिलाओं और युवा साथियों को बधाई देता हूं। स्वावलंबन की दिशा में उन्होंने बड़ी मजबूती से अपने कदम बढ़ाए हैं। स्थानीय संसाधनों और परंपरागत कौशल को निखारकर जनता के आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के लिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत अब रजक कार्य विकास बोर्ड, लौह शिल्पकार विकास बोर्ड, तेलघानी विकास बोर्ड, चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड जैसी संस्थाओं का गठन किया जा रहा है। जब हम विषमताएं मिटाने की बात करते हैं तो किसान और ग्रामीण जन जीवन से जुड़ी हुई आजीविका के साधन पर हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से जो शुरुआत की थी उसे अब न्याय देने की दीर्घकालीन व्यवस्था में बदल दिया है। यहाँ तक धान तथा धान के बदले अन्य निर्धारित फसलें
और वृक्ष लगाने पर भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस पहल के बाद गांव-गांव से विविध फसलें तथा वृक्षारोपण की खबरें आने शुरू हो गई है, जो वन और ग्रामीण अंचलों में आर्थिक मजबूती का शुभ संकेत है। मैं बार बार कहूंगा कि छत्तीसगढ़ के किसानों की जान धान में बसती है, इसलिए हमने धान खरीदने को भी न्याय का मुद्दा बनाया। विगत एक वर्ष में 263 नए धान खरीदी केंद्र खोले गए और 20,53,000 किसानों ने 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई। इस तरह से किसानों को समर्थन मूल्य के हिसाब से 17,240 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा कीर्तिमान है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पहले वर्ष में 5,628 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि समर्थन मूल्य पर धान सहित विभिन्न फसलें बेचने वाले किसानों को दी गई। योजना के दूसरे वर्ष में भी पहली किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है और मेरा वादा है कि इस वर्ष भी 5,703 करोड़ रुपए की राशि 4 किस्तों में दी जाएगी। किसानों को न्याय दिलाने के रास्ते पर आने वाली हर बाधा का हम न केवल सामना करेंगे बल्कि जीतेंगे भी, और यह मेरा परम विश्वास है। पहले हमने 1 नवंबर 2018 की स्थिति में 17 लाख से अधिक किसानों के लंबित सिंचाई कर 244 करोड़ रुपया माफ किए थे और अब एक बार फिर 30 जून 2020 तक के लंबित सिंचाई कर 83 लगभग 80 करोड़ रुपया माफ करने का निर्णय लिया है। सुराजी गांव योजना के माध्यम से नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के संरक्षण और विकास में मिल रही सफलता मील का पत्थर है। इसके विस्तार में गोधन न्याय योजना से गौवंश के संरक्षण, गौठान के गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है। जब गोबर के काम काज से बरसने वाला धन 125 करोड़ रुपए के पार हो गया है, तो आज मैं कहना चाहता हूं कि गोधन ग्रामीण व शहरी जरूरतमंद तबकों के लिए वरदान साबित होगा। वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस जैसे नए उत्पाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के सूत्रधार बन रहे हैं। इस सफलता से यह विश्वास हो गया है कि हम छत्तीसगढ़ की माटी को जहरीले रसायनों से आजादी दिलाने में भी सफल होंगे और अच्छे पोषण युक्त खाद्यान्नों के उत्पादन में भी नया मुकाम हासिल करेंगे। मैं बहुत विनम्रता और भरे दिल से कहना चाहता हूं कि भूमिहीन कृषि मजदूरों की व्यथा को नहीं समझा जाना अमानवीयता की श्रेणी में होगी। जमीन के गाइडलाइन दरों में 30% कमी को आगामी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आवासीय भवनों के क्रय पर पंजीयन शुल्क में 2% की छूट तथा महिलाओं के पक्ष में पंजीयन कराए जाने पर स्टाम्प शुल्क के 1% के अतिरिक्त छूट को भी जारी रखा गया है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के माध्यम से राजीव नगर आवास योजना लागू की गई है। विभिन्न आवासीय योजनाओं के हितग्राहियों को आर्थिक रियायतें दी गई है। मुझे यह संतोष है कि देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर साल भर होने वाले कार्यक्रम में जब देश राष्ट्रीय पर्व का उल्लास मनाएगा, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के वे मजदूर भी शरीक होंगे जिन्हें राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत लगभग 10 लाख मजदूर भाई बहनों को 6,000 रुपये सालाना अनुदान सहायता दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के में आबादी भूमि पर निवासरत लोगों को उनके काबिज जमीन का हक दिलाने के लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ की जाएगी। भूमि स्वामित्व का अभिलेख मिलने पर बड़ी संख्या में लोग बैंकों से आवासीय ऋण तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। हर वर्ग के लोगों का अपनी जमीन, अपना मकान और अपने सिर पर छांव का सपना जल्दी पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। छोटे भूखंडों की खरीदी बिक्री
और पंजीयन पे पूर्व में लगाई गई रोक एक तरह से अन्याय ही था, जिसे दूर करने के लिए हमने 1 जनवरी 2019 को निर्णय लिया था। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, इस फैसले के माध्यम से और कमजोर तबकों के अनेक सपने साकार हुए। इसके कारण 2,28,000 भूखंडों का पंजीयन कराया जा चुका है। राजस्व संबंधी कामकाज की जटिलता से जनता को राहत दिलाने के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं। आज मैं घोषणा करता हूं कि नामांकन प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। हमने जो सार्वभौम पीडीएस का वादा किया था उसे भी प्राथमिकता से पूरा किया गया, जिसके कारण अब प्रदेश में 2,52 लाख लोगों को रियायती दर पर राशन सामग्री दी जा रही है और पीडीएस का कवरेज बढ़ाकर 99% हो गया है, जो अपने आप में हर तबके को न्याय दिलाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता की मिसाल है। सुचारू वितरण के लिए विगत 1 वर्ष में 737 नई उचित मूल्य दुकानों की स्थापना की गई तथा 9 लाख नए सदस्यों के नाम राशन कार्ड में जोड़े गए। कोरोना के कारण लॉकडाउन के दौरान जिन 58 लाख राशन कार्ड धारियों को निःशुल्क चावल देना शुरू किया गया था, यह क्रम नवंबर 2021 तक जारी रहेगा। मेरा मानना है कि कुपोषित पीढ़ियों का निर्माण करना और उन्हें बीमारी तथा आर्थिक तंगी के भंवर जाल में छोड़ देना हमारी बहनों और नवजात शिशुओं के साथ सबसे बड़ा अन्याय था। मैं ईश्वर और प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी और कुपोषण तथा एनीमिया से मुक्ति दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के कारण प्रदेश में कुल कुपोषित बच्चों की संख्या में 32% तक की कमी आई है। लॉकडाउन के दौरान इस अभियान को जारी रखना बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन अपने काम के प्रति समर्पित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने 51,583 केंद्रों में दर्ज 26,27,000 हितग्राहियों को घर पहुंच रेडी टू ईट सामग्री प्रदान की और इस तरह संकट के घड़ी में भी अभियान को जारी रखा। मैं उन सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को साधुवाद देता हूं जिन्होंने कोरोना संक्रमण के तूफान के बीच मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का दिया बुझने नहीं दिया। हमने शुरुआत से ही मातृशक्ति को अधिकार और सुविधा संपन्न बनाने की रणनीति अपनाई, जिसके तहत अनेक कदम उठाए गए। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं घोषणा करता हूं कि समस्त जिला मुख्यालयों एवं नगर निगमों में एक उद्यान पार्क सिर्फ महिलाओं के लिए विकसित किया जाएगा, जो मिनी माता उद्यान के नाम से जाना जाएगा। नई प्रशासनिक इकाइयों का गठन विभिन्न क्षेत्रों में न्याय की खुशखबरी लेकर आता है। पहले भी हमने 4 नए अनुभाग और 29 तहसीलें बनाई। 25 तहसीलों के गठन का कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा और आज मैं 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा करता हूं। प्रशासन की सुविधाओं को जनता से अधिक निकट लाना हमारा प्रमुख लक्ष्य है। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री बनने के 8 माह के भीतर 15 अगस्त 2019 को गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बनाने की घोषणा की थी। नए जिले के शुभारंभ भी 6 महीने के भीतर कर दिया गया था। आज मैं विकेंद्रीकरण के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए जिलों का पुनर्गठन करते हुए 4 नए जिले मोहला, मानपुर, शक्ति, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ तथा मनेंद्रगढ़ के गठन की घोषणा करता हूं। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के कारण जिन क्षेत्रों में कामकाज सर्वाधिक प्रभावित हुए उनमें शिक्षा का क्षेत्र प्रमुख है, लेकिन छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को अनेक नवाचारों के जरिए निरंतर जारी रखा गया। कोरोना से शैक्षणिक सत्र को अवरुद्ध नहीं होने दिया गया। ऑनलाइन कक्षाएं 12 मोहल्लों में कक्षाएं लगाकर पढ़ाई कराई गई। इतना ही नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता को शाला स्तर से बढ़ाने हेतु स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत
172 सरकारी स्कूलों का उन्नयन कर इन्हें सर्व सुविधायुक्त बनाया गया है। मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश के बच्चों ने अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा की जोरदार ललक दिखाई है। इन स्कूलों में कुल 1,36,500 बच्चों ने प्रवेश लिया है, जिसमें से 70,000 बच्चे अंग्रेजी माध्यम के हैं तथा 66,500 बच्चे हिंदी माध्यम के हैं। इस तरह शाला में अधोसंरचना उन्नयन का लाभ अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों माध्यमों के बच्चों को मिल रहा है। हम इस योजना को विकासखंड स्तर तक ले जाना चाहते हैं। हमने शिक्षकों का अभाव दूर करने के लिए भी ठोस प्रयास किए हैं, जिसके रास्ते में आई बाधाओं को दूर करते हुए शासकीय स्कूलों में 14,580 शिक्षक शिक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम किया जा रहा है। वहीं महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी आदि के 1,440 पदों पर भी नियुक्ति देने का काम शीघ्र पूरा होगा। इस तरह हम शिक्षा जगत को अनिश्चय तथा आशंकाओं से मुक्ति दिलाते हुए प्रदेश में उद्देश्यपरक सार्थक शिक्षा का वातावरण बना रहे हैं। प्रचलित व्यवस्था के अनुसार प्रदेश के महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयु सीमा का बंधन है। आज मैं उस शिक्षा में के लिए आगे बढ़ने वाले युवाओं के हित में आयु सीमा के इस बंधन को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। इसी तरह 1.5 दशकों से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव दूर करने, उसे जरूरतमंद जनता तक पहुंचाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने को लेकर भी तदर्थवाद चल रहा था। हमने स्पष्ट प्राथमिकताएं तय की। तत्काल भवन बनाकर सुविधाएं जुटाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव होता है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि सरकार पीड़ित जनता को अपने हाल पर छोड़ दे। इसलिए हमने गांव, कस्बों, बसाहटों, पारा मोहल्लों तक सुसज्जित चलित अस्पताल व शिविरों की सुविधाएं पहुंचाने की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दीदी क्लिनिक जैसे नवाचारों का लाभ लाखों लोगों को मिला है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना तथा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना देश की सबसे बड़ी आर्थिक मददगार योजना सिद्ध हुई है। 3.25 साल पहले तक बस्तर में मलेरिया का प्रकोप बहुत अधिक था। हमने मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चलाया तो बीजापुर जिले में 71% तथा दंतेवाड़ा जिला में 54% मामले विगत 1 वर्ष में कम हो गए। समूचे बस्तर में 45% और समूचे सरगुजा संभाग में 60% तक की कमी आई। इस तरह हमने अब मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का संक्रांत किया है। मेरा विश्वास है कि हमारे समर्पित स्वास्थ्य कर्मियों के बदौलत यह विंध्याचल तटी है, नर्मदा कर्दनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी 2 विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके चरण पखारता है, सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए और कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। और मरने के बाद अगर हमारी भस्मी गंगा जी में प्रवाहित की गई तो वहां से भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस मां भारती को प्रणाम। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अद्भुत देश है हमारा, हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास है, लेकिन कुछ गलतियों के कारण स्वतंत्रता की जंजीरों ने हमें जकड़ लिया। आज हम उनको भी याद करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके सर्वोच्च बलिदान देके मां भारत को आजाद कराए। स्वतंत्रता की बेड़िया भारत माता के चरणों से जो जकड़ी हुई थी, स्वतंत्रता की बेड़ियां काटी।
आज उन्हें याद कर लो कि जिन्होंने सब कुछ कुर्बान और बलिदान किया है। हमारे क्रांतिकारी, हमारे शहीद, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आज मुझे याद आ रहे हैं। मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, महारानी लक्ष्मीबाई अभी उम्र कुल 23 की थी। मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बल स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अमर शहीद कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर, उनने लिखा था रंगून की जेल में, कितना बदनसीब है जफर कि दफ्न के लिए 2 गज जमीन भी मिल न सकी हुए यार में। आज हमें याद आ रहे घंटा भीम, भीमा नायक, खज्जा नायक, रघुनाथ साहब, शंकर साहब, बादल भोई। मेरे मित्रों, अपना सर्वोच्च बलिदान देने के कुंवर जैन सिंह जी, राणा बख्तावर सिंह, ठाकुर रणमत सिंह, लाला हरदयाल, आजदेव बलवंत फड़के, लाल बाल पाल की वो जोड़ी, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें कह दिया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्याग्रह, अहिंसा, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का मंत्र दिया। और हमें याद आ रहे चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने कह दिया था दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही दिए हैं, आजाद ही मरेंगे, जीते जी अंग्रेजों की पुलिस उनके शरीर को हाथ नहीं लगा पाई, हथकड़ी नहीं डाल पाई। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजबे का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। दुर्गा भाभी, शहीद उधम सिंह, जनरल ओडायर को इंग्लैंड की धरती पर जाके जिन्होंने गोलियों से ढूंढ के जलियांवाला बाग के हत्याकांड का बदला लिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कह दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वतंत्र वीर सावरकर, जो काला पानी की सजा के बाद सेंगर जेल में हाथों में हथकड़ियां थी, फिर भी दीवारों पे कोठरी के लिख देते थे, मां बेड़ी बजा बजा के तेरा भजन करूंगा। कितने हैं ये हजारों क्रांतिकारी, लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके त्याग, उनकी तपस्या और उनके बलिदान के कारण ये धरती स्वतंत्र हुई, भारत माता आजाद हुई। आओ आज उन शहीदों को नमन करें। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ हम संकल्प भी ले लें। आज हमने अपने जवानों की परेड देखी है, हमारी महिला कमांडर नेतृत्व कर रही थी, उनके बढ़ते हुए कदम, उनके बुलंद हौसले, जैसे ये कह रहे हो ए भारत मां, जरूरत पड़ी तो रक्त की अंतिम बूंद दे देंगे, लेकिन तेरी एकता, अखंडता, तेरी आन बान और शान पर खरोंच नहीं लगने देंगे। इस मां भारत की भक्ति में रंगकर हम संकल्प करें अपने राष्ट्र के नव निर्माण का। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का संकल्प पूरा हो रहा है। और हमारा भी संकल्प है समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य। हमारा लक्ष्य ग्रामीण तथा वन क्षेत्रों में किसानों तथा वन आश्रित परिवारों को
तेजी से विकसित कर सामान्य अंचलों के लोगों के बराबरी में लाना है। लेकिन हम विकास की किसी भी संभावनाओं को छोड़ना नहीं चाहते और उसमें हर अंचल के स्थानीय लोगों की भागीदारी भी पूरी प्राथमिकता से बढ़ाना चाहते हैं। हमने स्पष्ट कहा है कि छत्तीसगढ़ के संसाधनों में राज्य में ही वैल्यू एडिशन के लिए जो व्यक्ति या संस्था आएंगे उन सबका हार्दिक स्वागत। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी भावना निवेशकों तक सही अर्थों में पहुंची है, जिसके कारण विगत 2.5 वर्षों में प्रदेश में 18,492 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश से 1,145 नए उद्योग स्थापित हुए और 28,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। मैं बताना चाहता हूं, वृहद उद्योगों में 51,000 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी निवेश करने के लिए बड़े महत्वपूर्ण MOU भी हुए हैं, जिनमें लगभग 72,000 स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलना प्रस्तावित है। सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी, नगरीय, ग्रामीण, वन जैसे हर क्षेत्र में हमने नए रोजगार के अवसर बनाए हैं। नियमों को शिथिल करते हुए अनेक लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। तृतीय लिंग समुदाय के लोगों को पुलिस में भर्ती किया गया है। विभिन्न उपायों से बेरोजगारी दर को 22% से घटाकर 3% तक लाने में सफलता मिली है। यह एक स्वतंत्र एजेंसी का आकलन है। भाई और बहनों, मुझे कहते हुए खुशी है कि छत्तीसगढ़ में वर्षों से लंबित समस्याओं का हल इन 3 वर्षों में हुआ है और अब प्रदेश की फिजा में हर ओर विकास के नए रंग उभरने लगे हैं। विरासत में मिली नक्सलवाद की समस्याओं पर अंकुश लगाने में मिल रही सफलता उत्साहवर्धक है। बस्तर फाइटर्स बटालियन के तहत 2,800 नए पदों पर भर्ती की जाएगी। नक्सल प्रभावित जिलों में 63 सुदृढ़ पुलिस थाना भवनों का निर्माण किया जा रहा है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए कार्य योजना मंजूर की गई है। डायल 112 की उपयोगिता को देखते हुए इसका विस्तार अब पूरे प्रदेश में किया जाएगा। पुलिस बल को तनाव मुक्त रखने और जन सरोकारों से अधिक जागरूक करने हेतु कई कदम उठाए गए हैं, जैसे संकट निधि, स्पंदन, शहीद सम्मान निधि, मेरिट स्कॉलरशिप, थानों में संवेदना कक्ष, बाल मित्र कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, राज्य साइबर थाना आदि। इस प्रकार हम पुलिस बल को नए तरीके से सजग और सुसज्जित कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, यह एक विडंबना ही है कि देश की आज़ादी के 75वें साल का उत्सव मनाते वक्त भी हमें कहीं न कहीं उन प्रवृत्तियों, उन प्रतिक्रियावादी ताकतों का मुकाबला करना पड़ रहा है जो 1947 के समय उभार पर थी। शांति, अहिंसा और सांप्रदायिक सद्भाव की बुनियाद को कमजोर करने वाली ताकतों का पोषण कहां से होता है, यह बात समझना भी हमारी आज़ादी के मूल्यों को समझने के समान होगा। मैं स्वतंत्र भारत के महान संविधान के हवाले से कहता हूं कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व का रास्ता अपनाना तब भी हमारे लिए जरूरत थी और आज भी इसकी जरूरत है। आज इस पावन तिरंगे की छांव में खड़ा है, लेकिन इस आपदा के पार सरकार निकाल के ले जाएगी। चाहे मकान बनाने का मामला हो, फसलों की क्षति का आकलन हो, उसके बाद राहत की राशि देना हो, पशु अगर बह गए हो तो उनके लिए भी राहत की राशि देना हो, चाहे भोजन की व्यवस्था करना हो, सरकार अपने स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बाढ़ पीड़ित भाइयों का राहत भी देंगे, पुनर्वास भी करेंगे और गांव का पुनर्निर्माण का काम भी किया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प को हमें पूरा करना है। हमने कोरोना की पहली लहर के समय आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बनाया और 4 उसके मुख्य आयाम: अधोसंरचना, गुड गवर्नेंस, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और रोजगार। अधोसंरचना का जहां तक सवाल है,
हम सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। एक जमाना था इस मध्य प्रदेश की धरती पर, तब पता नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है, लेकिन अब एक जगह भी कहीं गड्ढे हो जाते हैं तो वो मुद्दा बन जाता है। शानदार सड़कों का जाल बिछाया है। इस साल भी हम मध्य प्रदेश में 2000 किलोमीटर नई सड़कें बनाने वाले, 2500 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण करने वाले, और इसके लिए 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की हमने व्यवस्था की है। चंबल एक्सप्रेस वे, अटल एक्सप्रेस वे हो या नर्मदा एक्सप्रेस वे हो, उस पर तेजी से काम करने का संकल्प हमारा है। सिंचाई की व्यवस्था का जहां तक सवाल है, आप जानते हैं मेरे बहन और भाइयों, 2003 तक मध्य प्रदेश की धरती पर खेतों में केवल 7.5 हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। हमने सिंचाई की क्षमता को बढ़ा के 42 लाख हेक्टेयर कर दिया है, और आगे 2026 तक हमारा लक्ष्य 65 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। नर्मदा घाटी की हमारी योजनाओं पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। 26,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके नर्मदा घाटी की जल सिंचाई की योजनाओं को पूरा करने का हमने संकल्प लिया है। कैन और बेतवा पर बांध बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में समझौता हो चुका है। 8,11 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी, 41 लाख लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था होगी, बिजली हमको अलग से मिलेगी। सिंचाई के मामले में हम कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पानी के मामले में एक और प्रमुख तत्व है जिसकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं, वो है पीने का पानी। मैं जानता हूं मेरी बहनें और विशेषकर मेरी बेटियां कई जगह गांव में हैंडपंप से पानी भरती है, घंटों के बर्बाद होते हैं, सिर पे मटका या घड़ा लेके जाती है और हैंडपंप से जूझती रहती है। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन चलाया है। हमने संकल्प लिया है कि हम अगले साल तक 1,22,00,000 घरों में नल से जल देंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, और जल्दी मध्य प्रदेश में वो दिन लेके आएंगे मेरी बहनों, जब तुम्हें हैंडपंप से पानी नहीं भरना पड़ेगा। शुद्ध पेयजल नल बिछा के टोंटी वाले नल से घर पे देंगे। इस अधोसंरचना के विकास के लिए भी हम निरंतर काम कर रहे हैं। हम तेजी से काम कर रहे हैं। कृषि की अधोसंरचना के विकास के लिए हमारे प्रयास लगातार जारी है। बिजली के सेक्टर में आप जानते हैं कि बिजली की उपलब्धता हमने इतनी कर ली है कि अंधेरों के दिन फिर से मध्य प्रदेश को ना देखना पड़े। अगले साल फिर हम लगभग 2000 मेगावाट स्थापित क्षमता में और बढ़ोतरी और वृद्धि करने का काम करेंगे। लेकिन केवल परंपरागत ऊर्जा नहीं, सोलर ऊर्जा की तरफ हम विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। ये क्लीन एनर्जी है, ये ग्रीन एनर्जी है, और इसलिए हमने ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने का फैसला किया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। इस साल हमने ये संकल्प लिया है कि हमारी आंगनबाड़ी के भवन हो और चाहे हमारी स्कूल की बिल्डिंग्स हो, सबको हम सोलर लाइट से सुसज्जित करके वहां बिजली की व्यवस्था करेंगे। और ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा के बारे में ऊर्जा की बचत का संदेश देना। देखो, ऊर्जा की बचत भी बिजली का उत्पादन बढ़ाने का काम है। फालतू बिजली क्यों जाए, 1 यूनिट बिजली भी बर्बाद क्यों। ऊर्जा दक्षता यह हमारा संकल्प है इस समय, और इसलिए मैं आपको भी अपील करना चाहता हूं, बिजली व्यर्थ ना जाए, इसका भी संकल्प लें। आखिर ग्लोबल वार्मिंग से भी हमें दुनिया को बचाना है, जलवायु परिवर्तन के खतरों का मुकाबला करना है। आप जानते हैं अच्छी तरह कि आज जलवायु परिवर्तन के कारण कई बार ग्लोबल वार्मिंग और कई बार ग्लोबल कूलिंग भी हो जाती है। अब अपने प्रदेश में एक हिस्सा बाढ़ से ग्रसित है तो दूसरा खरगोन और बड़वानी सूखे से पीड़ित है, और इसलिए हमको जलवायु परिवर्तन के खतरों का मुकाबला करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आप सबसे अपील करता हूं, ऊर्जा दक्षता, सोलर एनर्जी, इन तरीकों पर तो हम जाएंगे ही, लेकिन मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं मेरे बहनों और भाइयों। मैं आपसे भावुक अपील करता हूं, विनम्रता पूर्वक अपील करता हूं कि रोज नहीं तो 1 साल में 1 पेड़ जरूर लगाना। अंकुर अभियान हमने चलाया है, उस अंकुर अभियान में लाखों लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। आप भी पेड़ लगाओ, फोटो अपलोड करो, जब 1 महीने का पेड़ हो जाए फिर फोटो अपलोड करो,
आखिर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती छोड़ के हमें जाना है और इसलिए हमको जलवायु परिवर्तन के खतरों का भी निश्चित तौर पर मुकाबला करना होगा। मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, एग्रो इंफ्रा फंड प्रधानमंत्री जी ने जो बनाया था उसका इस्तेमाल करने में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 के स्थान पर है। हम कृषि की अधोसंरचना के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 प्रमुख आयाम हैं जिसके बारे में सरकार पूरी तन्मयता के साथ काम कर रही है। शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान देना, कौशल देना, नागरिकता के संस्कार देना। स्वामी शंकराचार्य जी महाराज कहते थे सा विद्या या विमुक्तये। स्वामी विवेकानंद कहते थे शिक्षा वो है जो मनुष्य को मनुष्य बना दे। और नई शिक्षा नीति जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाई गई है उस पर अमल करने के लिए ज्ञान, कौशल और संस्कारों की शिक्षा देने के लिए हमने सीएम राइज स्कूल खोलने का भी फैसला किया है। हमारे पूरे प्रदेश में सीएम राइज स्कूल एक अलग मॉडल बनेंगे। हम बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा को कुंठित नहीं होने देंगे। नैसर्गिक टैलेंट जो स्वाभाविक टैलेंट है उसका प्रकटीकरण होना चाहिए और इसलिए ये सीएम राइज स्कूल खोलने का हमने संकल्प लिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर हमारे प्रयास जारी है। 13 में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। डॉक्टर्स की कमी की भी हम पूर्ति करेंगे। पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ से लेके आधुनिक उपकरणों तक की व्यवस्था में लगातार सरकार लगी है। उसका प्रयत्न हम कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था और रोजगार, उसके अर्थव्यवस्था के पुनर्जागरण के लिए मुझे स्वीकार करने में हिचक नहीं है कि कोरोना की दोनों लहरों ने हमारी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। हम फिर से फड़फड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अपेक्षित निवेश आ रहा है। धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है और हमारा संकल्प है नौजवानों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन। और इसलिए हमने तय किया है सरकारी क्षेत्रों, गैर सरकारी क्षेत्रों, निर्माण के क्षेत्रों, अधोसंरचना के निर्माण के क्षेत्रों हमारी कोशिश होगी 1 लाख रोजगार के अवसर हम मध्य प्रदेश की धरती पर अपने नौजवानों को हर महीने पैदा करके दें ताकि उनको काम धंधा और रोजगार मिल सके। सुशासन हमारा प्रमुख सूत्र है। गुड गवर्नेंस के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक ठीक ढंग से सुविधाओं का लाभ मिले, उसके लिए जन भागीदारी का मॉडल मध्य प्रदेश अपनाएगा। ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, दीनदयाल अंत्योदय समिति हम बना रहे हैं। योजनाओं का लाभ जनता के साथ मिलके, जनता के लिए योजना है, जनता के लिए जनता के द्वारा, अकेली प्रशासन की टीम नहीं, जनता बिल के इन योजनाओं का लाभ देगी, मॉनिटरिंग भी हो जाएगी और आम आदमी तक लाभ मिलना भी निश्चित तौर पर सुनिश्चित होगा। अधोसंरचना के साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अर्थव्यवस्था आगे बढ़े लेकिन विकास समावेशी होना चाहिए। समावेशी विकास, विकास का प्रकाश जब तक गरीब की जिंदगी में नहीं आता, जब तक आम इंसान की जिंदगी में नहीं आता, तब तक वो विकास सचमुच में बेमानी है। और इसलिए जब मैं समावेशी विकास की बात करता हूँ तो सबसे पहले गरीब की चिंता हमको करनी पड़ेगी। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई का इंतजाम ये गरीब का प्रमुख विषय है। और इसलिए जब हम सस्ता राशन देते हैं तो कोई ये ना सोचे कि हम गरीब को फ्री में बांट रहे हैं, उसका हक हमें दे रहे हैं। आखिर ये धरती, ये संसाधन, ये खनिज, ये जंगल, ये खेत, ये खदानें कुछ लोगों की बपौती नहीं है, ये सबके लिए है। लेकिन सबके पास नहीं है तो जिनके पास है वो उनसे धन कमाते हैं। जो धन कमाते हैं उनसे हम टैक्स लेते हैं और जो खाली हाथ है उनको हम सस्ता बांटते हैं। ये सामाजिक न्याय भी है। गरीब की चिंता मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबको पक्का मकान मिले, इसके लिए अभियान चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी हमारा संकल्प है हर गरीब को पक्की छत मिल जाए, इसका इंतजाम कर देना। बच्चों की पढ़ाई मैं आज भावुकता के साथ कहना चाहता हूँ और मध्य प्रदेश के बेटे बेटियों को, अपने भांजे भांजियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। बेटा बेटियों, भले तुम गरीब घर में पैदा हुए हो लेकिन ढंग से अपनी पढ़ाई पूरी करो। अगर तुम मेधावी हो तो मैं वचन देता हूँ तुम्हारी पढ़ाई में पैसे को कभी आड़े नहीं आने दूंगा। चाहे मेडिकल की शिक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग की टेक्निकल शिक्षा हो, कोई भी शिक्षा हो, हम अपने बच्चों के
पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करेंगे, प्रतिभा को किसी भी कीमत पर कुंठित नहीं होने देंगे। इलाज रोज हमने देखा, कोरोना में हमने कोशिश की, हमारा जो आयुष्मान भारत पैकेज था उसमें और पैसा जोड़ के हम गरीब निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहनों का इलाज निःशुल्क कराने का काम करें। और आज भी हमारा संकल्प है, गरीब बहन भाइयों, निम्न मध्यम वर्गीय हो, आयुष्मान भारत के अंतर्गत 2.5 करोड़ कार्ड हम बना चुके हैं। गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय भाइयों और बहनों, प्राइवेट अस्पताल में भी साल भर में 5 लाख रुपए तक का इलाज तुम्हारा निःशुल्क सुनिश्चित किया जाएगा। उसके लिए सरकार कटिबद्ध है, बिना इलाज के हम किसी को रहने नहीं देंगे। गरीब की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में यह सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अभी हमने जेंडर बजटिंग की बात सुनी थी, लेकिन आज मैं ये तय कर रहा हूं, गरीब बजटिंग, कितने गरीब है गरीबी रेखा के नीचे, जितनी बड़ी आबादी गरीबों की है, गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले हैं, बजट में उतना प्रावधान कुल बजट का उन गरीबों के लिए किया जाएगा ताकि हम उनका कल्याण कर सके। अपने किसान भाइयों और बहनों के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने अनेकों योजनाएं प्रारंभ की है। मध्य प्रदेश की धरती पर इस 16 महीने में हमने 1 करोड़ 42 लाख रुपए अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत किसानों के खाते में डाला है। चाहे 0% ब्याज पे कर्जा देने का सवाल हो और चाहे किसानों के उत्पाद को उचित मूल्य पर खरीदने का सवाल हो। 1 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं चना मसूर खरीद के 26,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में हमने डाला है। 35-37 लाख मीट्रिक टन धान खरीद के हमने 7,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला है। हमने सरसों खरीदी, हमने चना मसूर खरीदा और ये सरसों खरीद के भी हमने 500 करोड़ रुपया लगभग किसानों के खाते में डाला है। मूंग और उड़दा की खरीदी भी हम कर रहे हैं। अब तक 1100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में हम डाल चुके हैं। किसानों को चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हो, उन योजना का लाभ भी दिया है और फसल बीमा योजना के तहत भी उनके खाते में राशि डाली गई है। किसान कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है, उनमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी हमने परेड देखी, बहनें नेतृत्व कर रही थी, नारी तू नारायणी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। गंगा गीता गायत्री, सीता सत्या सावित्री और दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है हमारी नारियां। महिला सशक्तिकरण हमारा संकल्प है और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बेटी के जन्म लेने से अंतिम सांस लेने तक सरकार हमने माँ बहन और बेटी के साथ खड़ी की है। लाडली लक्ष्मी मेरी बेटियां 39 लाख से ज्यादा हो गई है। अब हमने तय किया है, बिटिया के जन्म के समय, लाडली बेटी के जन्म के समय 2,000 रुपया उनके खाते में डाले जाएंगे। पढ़ाई के लिए अलग से पैसा दिए जाएंगे और लाडली लक्ष्मी बेटियां जैसे कॉलेज में प्रवेश करेगी 20,000 रुपया उनको और दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा बेटियों की निःशुल्क हो, लाडली लक्ष्मियों की निःशुल्क हो, इसका इंतजाम किया जाएगा। मेरी वो माताएं जो बेटा बेटियों की जन्म देती है, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देने का प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के साथ हमने अलग से कार्यक्रम बना रखा है। बेटियों की शादी हो, चाहे उनके लिए साइकिलों का इंतजाम हो, यूनिफॉर्म गणवेश हो और चाहे महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण हो। ये जो महिला स्व सहायता समूह है, ये नया इतिहास रच रहे हैं। पिछले साल हमने लगभग 1,500 करोड़ रुपया इनके खातों में डाल के जो अलग अलग सामान बनाती है, इनकी सचमुच में सृजनात्मकता अद्भुत है। इनको और सशक्त किया जाएगा। सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, शैक्षणिक सशक्तिकरण। अभी हमने तय किया, रजिस्ट्रियों में 3% की जगह अगर महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री होती है तो केवल 1% रजिस्ट्रेशन का शुल्क लगेगा। मुझे कहते हुए खुशी है, 10% ज्यादा रजिस्ट्रियां महिलाओं के नाम पर इस फैसले के कारण हुई है। महिला सशक्तिकरण में मेरी सरकार, हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मेरे बहनों और भाइयों, हमारे अलग अलग जो तबके हैं, जो किसान हो, महिलाएं हो, मेरे बेटे बेटियों, मैं फिर एक बार आश्वस्त करना चाहता हूँ, निवेश बहुत बड़ी मात्रा में नौजवानों के लिए मध्य प्रदेश की धरती पर हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग हम छोटे छोटे उद्योगों का क्लस्टर बना रहे हैं, कहीं फर्नीचर क्लस्टर, कहीं नमकीन क्लस्टर
अलग अलग क्लस्टर बना के हम छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योगों का जाल बिछाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है मेरे बच्चों कि केवल बाहर से निवेश न आए, बाहर से तो निवेश आए, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती से अच्छे उद्यमी बच्चे हम खड़े करें। उसके लिए जल्दी हम एक और योजना लाने वाले हैं अपने बच्चों के लिए, जिनको बैंक से अगर लोन मिल रहा है तो उसकी गारंटी सरकार लेगी, इंटरेस्ट सब्सिडी हम देंगे। उनको अपने उद्योगों के लिए पूंजी उपलब्ध कराने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शिक्षा के मामले में अपने बच्चों को मैंने पहले ही आश्वस्त करने का काम किया है। ये जो समावेशी विकास है, जो हमारे ग्रामीण और शहरी पथ विक्रेता है, छोटी छोटी दुकानों में कामकाज करने वाले, वो हमारी प्राथमिकता में है। उनको पूंजी हमने पहले भी उपलब्ध कराई है, आगे भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन समावेशी विकास के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज है सामाजिक न्याय। ये सामाजिक न्याय बहुत जरूरी है। और इससे मेरे बहनों और भाइयों, हमने ये तय किया है, हमारी अनुसूचित जाति, जनजाति के मेरे बहनों और भाई जंगल में रहते हैं, सीधे साधे सरल, भोले भाले, कम में प्रसन्न रहने वाले, लेकिन मुझे कई बार ये लगता है कि भौतिक की चाह में तथाकथित सभ्य समाज ने वनों का विकास तो किया और वनों को बचाने की जवाबदारी अकेले हमारे जनजाति भाई और बहनों के ऊपर छोड़ दी। कई बार जंगल के कानूनों को हमने इतना कठिन बना दिया कि उनका आना जाना तक मुश्किल हो गया, सामान्य जीवन का निर्वाह करना तक उनके लिए कठिनाई का कारण बन गया। और इसलिए अनुसूचित जनजाति के जो बहन और भाई हैं, उनके लिए हमने तय किया है, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके जीवन मूल्य, उनकी परंपराएं और उनके रोजगार, उनकी शिक्षा के लिए हम विशेष प्रयास करेंगे। और 18 सितंबर से यह अभियान हमारा प्रारंभ किया जाएगा। 18 सितंबर रघुनाथ शाह, शंकर शाह के बलिदान दिवस से लेके 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती तक ये विशेष अभियान चलेगा। कला और संस्कृति की रक्षा का, शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्थ्य की रक्षा का, सिकिल सेमिया जैसी बीमारियां, थैलीसेमिया जैसी बीमारियां, रक्त विकार की अनेकों तरह की बीमारियां उनको उनके स्वस्थ जीवन में बाधा डालती है, उनका भी हम मुकाबला करेंगे। और सामुदायिक वन प्रबंधन में जनजाति भाइयों और बहनों को सामुदायिक वन प्रबंधन के अधिकार दिए जाएंगे, ये स्पष्ट उद्घोषणा मैं करता हूं। हमारे अनुसूचित जाति के भी सुरक्षा की, सम्मान की, रोजगार की, शिक्षा की भरपूर चिंता की जाएगी। 17,900 करोड़ के आसपास इसके लिए हमने राशि का प्रावधान इस बजट में किया है। हमारे पिछड़े वर्ग के बहनों और भाइयों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने संविधान में संशोधन करके पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया है। 27% रिजर्वेशन के नाम पर पिछले दिनों लगभग धोखा हुआ है, लेकिन हमारी सरकार का ये प्रयास रहेगा कि 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए लागू करने में हम कोई कसर न छोड़ें। और हम उसके लिए न्यायालय में हम जो आवश्यक पैरवी है उसका पूरा इंतजाम करेंगे। पिछड़े वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक नया कमीशन बनाने का भी मैंने फैसला किया है, जो व्यापक पैमाने पर पिछड़े वर्ग के भाई और बहनों की इन स्थितियों का अध्ययन करके उनमें सुधार के लिए अपनी अनुशंसाएं देगा। पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए हम कृत संकल्पित हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे सामान्य वर्ग के जो निर्धन भाई और बहन है, 10% आरक्षण हमने उनके लिए सुनिश्चित किया है। लेकिन गरीब किसी भी वर्ग में पैदा हो, भूख और बीमारी वर्ग देख के नहीं आती, और इसलिए सामान्य निर्धन वर्ग का कल्याण भी सुनिश्चित किया जाएगा। अल्पसंख्यक हो या घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ भाई और बहनों, उनको भी स्थायी बसेरा मिले और वह समाज की मुख्य धारा में लौटे, इसके लिए हम विशेष प्रयत्न करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, सहकारिता एक और क्षेत्र है कि जिसके माध्यम से हम रोजगार के नए अवसर पैदा करने का प्रयास करेंगे। परंपरागत सहकारिता नहीं, सहकारी क्षेत्र के अलग अलग जो हिस्से हैं, अलग अलग जो मुद्दे हैं, उन पर हम काम करके केवल किसी के क्षेत्र में नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में भी व्यापक पैमाने पर अभियान हम चलाएंगे। सहकारिता के साथ साथ संस्कृति हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मध्य प्रदेश की संस्कृति बहुत अमीर है। सचमुच में
हमारे यहाँ इतनी विविधता है और इतने तरह की संस्कृतियों के अलग अलग रंग है, आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, रोमांचित हो जाता हूँ। हमने तय किया है, जो एक आज नहीं हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा, एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है। एक ही चेतना सब में, इस एकात्मता का बोध कराने के लिए ओंकारेश्वर में अद्वैत वेदांत संस्थान बनाने का हमने फैसला किया है। आचार्य शंकर की विशाल प्रतिमा वहां स्थापित की जाएगी, वहां शोध होंगे, रिसर्च होंगे और कैसे दुनिया के सारे मतभेदों को दूर करने के लिए अद्वैत वेदांत उपयोगी हो सकता है, इसका अनुसंधान करके इसको जन जन के बीच में हम ले जाने का प्रयास करेंगे। केवल अद्वैत वेदांत संस्थान नहीं, हमने अहिल्या माँ, जो देवी अहिल्या बाई, उनका स्मारक बनाने का फैसला किया है। बाजीराव पेशवा अद्भुत वीर थे, उनका भी स्मारक बनाया जाएगा। और अटल जी जो ग्वालियर की धरती पर पढ़े लिखे और बड़े हुए, उनकी स्मृति में भी एक विशाल स्मारक बनाया जाएगा। संस्कृति का हर रंग कैसे अपनी छटा मध्य प्रदेश की धरती पर बिखेरे, इसके लिए हम कृत संकल्पित है। हमने जो ग्रामीण भाई और बहने, उनके जमीन पर उनका अधिकार उनको मिले, इसलिए स्वामित्व अभियान प्रारंभ किया है। मेरे बहनों और भाइयों, हमारे पुलिस पे आज मैं कह सकता हूँ, हमें गर्व है। सचमुच में हमने एक नहीं अनेकों अभियान चलाए, माफियाओं के खिलाफ मध्य प्रदेश की धरती पर अभियान चला। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश के हमारे पुलिस बल ने, पुलिस फोर्स ने, हमारे जवानों ने माफियाओं के दिमाग ठिकाने लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं उनको बधाई देता हूँ और आगे भी हमारा संकल्प है। हमने पुलिस बल को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस करने का फैसला किया है। नई टेक्नोलॉजी से वो लैस हो, इसके प्रयास भी हमारे निरंतर जारी है। उनके हाथों में हम और अधिकार दें ताकि वो और प्रभावी ढंग से कार्रवाई करें, ये भी हमारा संकल्प है। चाहे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का मामला हो, हमने कड़े कानून बनाए। विशेषकर अवैध शराब के मामले में हमने फैसला किया है कि अवैध शराब का जो उत्पादन करते हैं, परिवहन करते हैं, बेचने का काम करते हैं, जहरीली शराब, हमने प्रावधान किया है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा तक भी दी जाएगी। कानून और व्यवस्था के मामले में हमारी पुलिस ने न केवल माफियाओं को खदेड़ा है, बल्कि हमारी माँ बहनों, विशेषकर बेटियों की रक्षा के लिए मुस्कान जैसे विशेष अभियान चलाए और उनके परिणाम भी देखने में आए। 4000 से ज्यादा बेटियां वापस लेके यही हमारे पुलिस के बल लेके आए। नक्सलियों के खिलाफ हमारे पुलिस बल ने प्रभावी कार्रवाई की है और कई इनामी नक्सलियों को मारने में, पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। मैं अपने पुलिस फोर्स को एक बार फिर से बधाई देता हूँ। कर्मचारी जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक ले जाने के लिए हमारे बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हमारे कर्मचारियों ने बहुत निष्ठा से अपने काम को अंजाम देने का प्रयास किया है। मैं जानता हूँ पिछले दिनों आर्थिक संकट के कारण जो अपेक्षित महंगाई भत्ता और सुविधाएं उनको मिलना चाहिए थी, सरकार दे नहीं पाई, लेकिन धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था फिर पटरी पर लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जल्दी कर्मचारी भाइयों के जो अधिकार हैं वो उनको सौंप दिए जाएंगे। आप जानते हैं मेरे कर्मचारी बहनों और भाइयों, कैंप के समान महंगाई भत्ता देने का काम भी किया था तो हमने ही किया था। बीच में यह व्यवधान आया है, जैसे ही अर्थव्यवस्था ठीक होती है और पटरी पर आने के लक्षण पूरे दे रहे हैं, हम सारे अधिकार आपको देंगे। मैं केवल इतनी अपील करना चाहता हूँ कि पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से और पूरे समर्पण से हम अपने काम को अंजाम देते रहे। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे बहनों और भाइयों, प्रदेश को बनाना केवल सरकार का काम नहीं है। अकेली सरकार नहीं बना सकती, केवल सरकारी अधिकारी नहीं बना सकते, केवल सरकारी कर्मचारी नहीं बना सकते, केवल मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं बना सकते। अगर मध्य प्रदेश बनाना है तो मध्य प्रदेश के हर नागरिक को अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना होगा। मैं आज आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हमने जो एक मॉडल बनाया है, जन भागीदारी का मॉडल, जनता के साथ मिलकर फैसला करना। मैं एक बार फिर से मध्य प्रदेश की धरती पर पंचायतों का आयोजन प्रारंभ करूंगा। बीच में व्यवधान आ गया था, कोरोना काल के कारण भी हम लोग इकट्ठा नहीं कर पाए। जनता के कल्याण की योजनाएं,
जनता के साथ मिलकर बनाएंगे और जनता के साथ ही उनको मिलकर क्रियान्वित करके नीचे ले जाएंगे। इसलिए अलग अलग वर्गों की पंचायतों का फिर से आयोजन का क्रम मध्य प्रदेश की धरती पर प्रारंभ करके उन वर्गों के कल्याण की हम नई योजना बनाएंगे। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण जन भागीदारी के माध्यम से यह हमारा संकल्प है। और जनता को भागीदार बना के न केवल योजना बनेगी बल्कि उनके क्रियान्वयन का काम भी किया जाएगा। मेरे प्रदेशवासियों, आप सबसे मैं यही निवेदन करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, हमें आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि जनता के बिना अकेली सरकार मध्य प्रदेश का निर्माण नहीं कर सकती। और मध्य प्रदेश के निर्माण की बात में आप क्या करें, अगर ये मुझे कहना हो तो मैं एक ही बात करूंगा कि आपके जो कर्तव्य है नंबर 1, आप उनका ईमानदारी और निष्ठा के साथ पालन करें। किसान अन्न पैदा करें, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ईमानदारी से जनता की सेवा करें, पुलिस बल अपना काम करें, उद्योगपति और व्यापारी व्यापार और उद्योग बढ़ाने का काम करें। जो ड्यूटी हमारी है उस ड्यूटी को हम पूरी करें। दूसरा संकल्प आप लें कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का आप पालन करेंगे। इतनी धूप में हमारे जवान खड़े, मास्क लगा के खड़े, मास्क लगा के उन्हें परेड की, शानदार परेड यहाँ पे उन्होंने की है। ये मास्क लगे जवान हमें संदेश दे रहे हैं कि आप भी कोरोना के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करें, मास्क लगाएं, दूरी बनाएं, कोविड के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें। एक पेड़ आप अवश्य लगाएं। साल भर की मैं बात कर रहा हूँ, बेटियों का सम्मान करें, बेटी बचाएं, बेटी पढ़ाएं, स्वच्छता के अभियान में भाग लें। जो काम हम कर सकते हो अपने कर्तव्य के अलावा वो काम आप जरूर करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ मिलके समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का हम निर्माण करेंगे। मैं अपने आप को ऐसे मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 रहेगा। तो आइए हम सब इस शुभ अवसर पर प्रदेश के मस्तक पर जन भागीदारी के कुमकुम और सुशासन के अक्षत से आत्मनिर्भरता का तिलक करें। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे पर सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और एक बार हम बोलेंगे जय मध्य प्रदेश। मैं कहूंगा जय मध्य प्रदेश, आप बोलेंगे जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति की जय उद्घोष के बाद में देवियों सज्जनों, अब हम आपको अवगत करा दें कि अब प्रारंभ होने जा रहा है पदक अलंकरण समारोह 2021, जिसके लिए श्री गौरव राजपूत, डीआईजी सीआईडी, पुलिस मुख्यालय भोपाल मुखातिब है मंच की ओर, जहां पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय से पदक अलंकरण समारोह प्रारंभ करने की अनुमति चाहेंगे। पदक अलंकरण समारोह प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा पदक अलंकरण समारोह 2021 प्रारंभ करने की अनुमति दी गई और अब प्रारंभ होने जा रहा है पदक अलंकरण समारोह 2021।
स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर पदक प्राप्तकर्ताओं का विवरण। पुलिस विभाग में वर्ष 2019 एवं 2020 में घोषित विशिष्ट सेवा पदक कुल संख्या 9। जेल विभाग के वर्ष 2020 में घोषित विशिष्ट सेवा पदक कुल संख्या 1। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति जी का होमगार्ड तथा नागरिक सेवा पदक कुल संख्या 3। पुलिस विभाग के वर्ष 2019-20 एवं 2021 में घोषित सराहनीय सेवा पदक कुल संख्या 35। जेल विभाग में घोषित सराहनीय सेवा पदक कुल संख्या 11। सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति जी का होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा पदक कुल संख्या 4। जीवन रक्षक पदक कुल संख्या 6। इस प्रकार कुल 69 पदक प्राप्तकर्ताओं को माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा पदक प्रदान किए जाएंगे। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति महोदय का पुलिस पदक श्री के.टी. वाइफे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल। श्री बनवाली लाल दौरे, उप सेनानी, कार्यालय, बीसाबल रेंज, ग्वालियर। श्री हर्ष कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त, उप पुलिस अधीक्षक, गुप्त वार्ता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल। श्री मनोज कुमार खत्री, उप पुलिस अधीक्षक, यातायात, भोपाल। श्री अशोक केटी, सेवानिवृत्त, उप पुलिस अधीक्षक, ईओडब्ल्यू, भोपाल। श्री दत्तात्रेय प्रभाकर जुगादे, निरीक्षक एवं पुलिस मुख्यालय, भोपाल। श्री मिलिंद साथे, सूबेदार एवं कार्यालय पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल। श्री रामशरण सिंह, सेवानिवृत्त, उप निरीक्षक, 24वीं वाहिनी, बीसाबल, जावरा, रतलाम। श्री रमाशंकर द्विवेदी, सेवानिवृत्त, प्रधान आरक्षक, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, भोपाल। जेल विभाग के लिए राष्ट्रपति जी का विशिष्ट सेवा पदक श्री प्रियदर्शन श्रीवास्तव, उप जेल अधीक्षक, केंद्रीय जेल, भोपाल। नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति जी का विशिष्ट सेवा पदक श्री विक्रम सिंह मालवीय, जिला सेनानी, नगर सेना, शाजापुर। श्री उमेश कुमार तिवारी, कंपनी कमांडर, नगर सेना, भोपाल। श्री इमदाद अली, सहायक उप निरीक्षक एवं नगर सेना, आगर मालवा। सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति जी का पुलिस पदक श्री योगेश देशमुख, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, उज्जैन जोन, उज्जैन।
श्री अनुराग शर्मा, उप पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट।